नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि देश दुनिया में अब हमारे लोकतंत्र के मुकाबले कहीं का भी लोकतंत्र हमारे इतना मजबूत नहीं है। हमने वो कर दिखाया है जिस पर दुनिया सोच भी नहीं सकती। मतलब कि भारत के एक सबसे निचले तबके, सबसे उपेक्षित तबका, जिसको जंगल में रहने वाले जंगली कहा जाता है, उस तबके की एक आदरणीय महिला को हमने देश के सबसे ऊंची कुर्सी, महामहिम राष्ट्रपति के कुर्सी पर अब विधिवत बैठा दिया है। मतलब वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1962 बैच के अधिकारी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी, वित्त और विदेश मंत्री आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब को दुगने से भी ज्यादा मतों से परास्त किया। हालांकि इस ऐतिहासिक काम में सबसे ज्यादा योगदान उन क्रॉस वोट करने वाले सांसद और विधायकों की भी था, जिन्होंने पार्टी लाइन से हट करके एक आदिवासी महिला के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। ज्ञात सूचना के अनुसार 17 से ज्यादा सांसद और 104 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी लाइन से हट करके और अपना मतदान दिया है। वो तमाम सांसद और विधायक न सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं के आदेश का अवहेलना किया, बल्कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के शौर्य स्वीकार्य अभियान को भी परिलक्षित किया। मतलब अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ अपने पार्टी में बल्कि विपक्ष के नेताओं में भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इतना लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इतना भरोसेमंद होते जा रहे हैं कि वो पार्टी लाइन से हट करके नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इस विषय पर भी थोड़ी देर बात करूंगा। महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी का सम्मान कई बार प्राप्त हुआ। बीमारी का बहाना या वाकई बीमारी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीमारी के वजह से, प्राप्त सूचना के अनुसार बीमारी की वजह से वो हाजिर नहीं हो पा रही थी। अंतोगत्वा आज उनको जाना पड़ा। उनके जाने से देश को दो बहुत बड़ी खबरों से अवगत होना पड़ा। मुझे नहीं लग रहा कि जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, ब्रेक करने जा रहा हूं, वो आपको इसके पहले पता होगा। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू जी के जीतने के बाद समाचार चैनल पर आज और कुछ नहीं था, इसलिए मैं समाचार से अलग हट करके बताने के लिए मशहूर हूं, क्योंकि मेरा तो ये मानना ही है कि इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण बताई, सुनाई या दिखाई जाती है जो और चैनलों पर नहीं होती। तो जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो किसी और चैनल पर नहीं था। वो ये कि हम सबको पहली बार पता चला कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एक डॉक्टर भी हैं और कोरोना से उबर रहे मरीज को अगर दोबारा कोरोना का अटैक आ जाता है तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सहायक होंगी। यही कह करके सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को ईडी का दफ्तर दिखाया। या ये हो सकता है कि हमारे गांव में कहा जाता है कि बिल्ली अपने बच्चों को दांत में पकड़ करके 4 चूहानी घुमाती है कि चूहानी में कैसे आते जाते हैं और कैसे दूध चुराते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी ने इस उद्देश्य की वजह से ईडी का दफ्तर दिखाया हो, क्योंकि सम्मान तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि ईडी में उनका नाम भी दर्ज है। बेशक इस मामले में ना हो, लेकिन उनके पति के कदम कदम पर हम सफर होने के नाते, हम साया होने के नाते, हम राह और हम राज होने के नाते उनको इस बात की खबर है कि रावण वाड्रा ने कैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित तमाम देश के किसानों के जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा है, कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके बेकार पड़ी जमीनों को कमर्शियल एक्टिविटी में बदलवा करके लैंड यूज चेंज करके मोटी मलाई कमाया है, और कैसे बिना पैसा होते हुए भी एक अनसिक्योर लोन डीएलएफ के मालिक ने उनको दिया है। ये सब चीज हमसाया होने के नाते प्रियंका गांधी को पता है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी को लगेगा कि शायद अब मैं श्योर हूं
तो ये प्रियंका गांधी तक भी चिट्ठी जाएगी। दूसरा चीज एक और आज पता चला, वो भी आपको कहीं नहीं मिला होगा, वो ये कि प्राप्त सूचना के अनुसार जो विश्वस्त सूत्र है उससे ये पता चला कि श्रीमती सोनिया गांधी ने ईडी अधिकारियों को बताया कि भाई ये नेशनल हेराल्ड और ऐसे का मामला जो है वो मैं नहीं, दिवंगत मोतीलाल वोरा जी देखते थे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जो परसेंटेज पता चला है उसमें 38-38% राहुल और प्रियंका थे, और उसके बाद ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, जे रमेश और बाकी वगैरह 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 और बहुत सारे वगैरह थे, 2-2%, आधा परसेंट और 54% थे। तो मतलब कांग्रेस के 54% वाले, मैं राजनीतिक हैसियत की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कांग्रेस ने बाकी को 54 भी नहीं किया है, तो मैं अपने से उनका ज्यादा कैसे कहूँ। लेकिन जो शेयर होल्डर 54 छाप है वो 54 छाप ही उसका मालिक था। तो मैं हाथ जोड़ करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति से ये आदेश अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि हे महामहिम, हे प्रधानमंत्री, हे भारत के वो तमाम लोग जिनके हाथ में ये हो, सोनिया गांधी के बात को अक्षरशः सत्य मानते हुए नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्तियां हैं वो सब मोतीलाल वोरा के परिवार को हस्तांतरित कर दिया जाए। ये प्रियंका गांधी की माताजी, राहुल गांधी की माताजी, इंदिरा गांधी की पुत्रवधू और राजीव गांधी की विधवा श्रीमती सोनिया गांधी संसद सदस्य भारत के ने उद्धृत किया है, और ये इसको मान लिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठित महिला से झूठ की उम्मीद तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, आप लोगों को होगा। तो अगर सोनिया जी की ये बात सत्य है कि वो मोतीलाल वोरा के देखरेख में होता था, तो उस संपत्ति पर, मतलब जैसे दिल्ली के आईटीओ पर हेराल्ड बिल्डिंग है, आपको पता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से भी महंगा जमीन है वो, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जिस इलाके में रहते हैं, राष्ट्रपति जिस इलाके में रहते, उसी इलाके में हेराल्ड है, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की संपत्ति थी और जवाहरलाल अपने घर के बगल में ही जमीन लेते थे। हम भी जैसे मेरे घर के बगल में एक जमीन मैंने लिया है, मेरा भाई रहता है, तो आदमी अपने अगल बगल में तो रहेगा। मैं दिल्ली में रह करके बॉम्बे में तो जमीन खरीदूंगा नहीं। तो दुनिया भर में, मतलब देश भर में जहां भी वो संपत्तियां है वो सारी की सारी प्राइम लोकेशन में ही है। मुंबई में जो जमीन है, पता चला कि जितना दूर तक आपका पांव आता है, अगर उतना करोड़ अरब भी रखेंगे तो उतनी जमीन नहीं खरीद पाएंगे। वहां भी हेराल्ड की बिल्डिंग है, मतलब देश भर के प्राइम लोकेशन में हेराल्ड की अरबों खरबों की संपत्ति है। अब सोनिया गांधी के कह देने से ये मान लिया जाना चाहिए कि वो अब सोनिया गांधी की नहीं रहा, तो उसे मोतीलाल वोरा के परिवार को हस्तांतरित कर दिया जाए, और जो उन पर आमदनी का केस बनता है, मतलब आय से अधिक संपत्ति का, उसको करके उन पर फाइल लेकर के पैसा वसूल लिया जाए। वैसे हमारे यहाँ आय संपत्ति पर तो किसी को केस बना नहीं, कहाँ मुलायम सिंह बना, कहाँ लालू यादव पर बना, कहाँ मायावती पर बना, कहाँ चंद्रबाबू नायडू पर बना, किसी भी पर बना नहीं है। तो मोतीलाल वोरा को ये छूट तो बनती है, तो ऐसा करना चाहिए। खैर, अब वो ईडी क्या करेगी, वो तेज तरार शानदार लोग हैं, वो बताएंगे। एक बात आज और महत्वपूर्ण था, मुख्यमंत्री होते हुए निगम के चुनाव में, मेयरों के चुनाव में सिंगापुर जाने के लिए ललायत अरविंद केजरीवाल के फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लौटा दिया, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री तुम भूल रहे हो, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और देश भर में मूर्ख बनाने के लिए मशहूर हो, नगर निगम के मेयरों के चुनाव में जाकर के क्या करोगे, ये मैं समझ में नहीं आता। हम नहीं चाहते कि भारत की प्रतिष्ठा वहां जाकर के इस बात का के साथ उद्घृत हो कि भाई हमने जो दिल्ली में मुख्यमंत्री मान के चुना था वो तो नगर निगम का मेयर भी नहीं बना, क्योंकि वहां पर मेयर का भाषण देने और मेयर की काम सीखने के लिए आया हुआ है। तो इस तरह की बदनामी दुनिया में ना, इस वजह से तुम वहां पर ना जाओ, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है। अब मेरा अपना कहना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हे अरविंद केजरीवाल, जो तुम सिंगापुर में जाकर के कहने बोलने वाले हो उसको यूट्यूब पर डाल दो। सिंगापुर के उन तमाम लोग के साथ साथ हम भी देख लेंगे कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, और सिंगापुर जाने का जो भाड़ा है वो बच जाएगा, और वो भाड़ा तुम दिल्ली के चुनाव में अपना काम आ जाना। वैसे भी जो पैसा बचा करके करोगे वो हमारे राष्ट्र में तो काम आएगा, तो उससे बढ़िया होता कि उसको यूट्यूब पर डाल दो। लेकिन केजरीवाल को ये बात किसी को अगर पता हो, केजरीवाल ये मेरे वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि मेरे जैसे बड़े आदमी का वीडियो तो देखता नहीं, हो तो संजय गांधी जैसे चापलूसों की बात सुनता है, मेरा कहाँ सुनेगा। और केजरीवाल का नंबर मेरे पास है, वो केजरीवाल उठाता नहीं है,
और जो केजरीवाल उठाता है वो मेरे पास नहीं है, और जो केजरीवाल का ऑफिशियल नंबर है जो उसके IRS अफसर के जमाने का वो मेरे पास है, लेकिन अब वो नहीं उठाता है। मैं कई बार फोन किया, उसका स्टाफ होता बोले ना मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो कन्वे नहीं होता होगा। लेकिन मैं ये वीडियो उस नंबर पर जरूर डालूंगा, ये कहते हुए कि भाई जो आप सिंगापुर में जाकर के कहने वाले थे उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, क्योंकि मिशन कश्मीर को टैक्स फ्री करने से ज्यादा बेहतर आपने यूट्यूब पर डालने के जो सुझाव दिया था हमको, वो बात आज तक याद है। तो जब आपको अपने लिए याद था तो ये हमारे लिए कहे नहीं याद है। आदरणीय प्रेमनंद दीदी जी को सादर प्रणाम। आपने लिखा है कि 17 सांसद 114 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी दलों के अधिकतर नेतागण अपने शीर्ष नेतृत्व के मतभेद रखते हैं और विपक्षी दलों का ग्राफ निरंतर विपक्षी दलों के नेताओं में भरोसे की कमी है और स्पष्ट बाध्यता की कमी है। क्योंकि विपक्षी दल में मान लीजिए कि अभी एक मुख्य विपक्षी दल शिवसेना के जो है, शिवसेना राष्ट्रपति में मुर्मू की समर्थन करती है और उपराष्ट्रपति में मार्गारेट अलवा करती है। तो इस तरह की डबल स्टैंडर्ड पर कोई भी आदमी घबरा जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अभी अभी तो हमने एनडीए का समर्थन किया था, अब यूपीए का कर दिया, आखिर क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर इसी कौन सी तब्दीली आ गई। इसी तरह की स्पष्ट बाध्यता की वजह से दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि मेरे हिसाब से तो जो मुर्मू जी का नाम जैसे अनाउंस हुआ, आदर्श राजनीति ये होती कि फिर चुनाव ही नहीं होता और आम राय से मुर्मू जी को निर्विरोध चुन लेने का फरमान जारी कर दिया जाता, तो दुनिया में और ज्यादा हमारी वाहवाही होती कि देखिए भारत महान में जैसी एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया गया, सारे विपक्ष अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और आदिवासी महिला का सम्मान किया। आज नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, आदरणीय प्रेमनंद दीदी जी, आज सही मायने में राम का सम्मान हुआ है। सेवरी संथाल वनवासी महिला थी जो बैर खा रही थी भूख के वजह से, और जो जो बैर उसको मीठा लगता था उसको साइड में रखती जाती थी। लोग पूछे भाई ये काहे, ये जूठा कर काहे रखे, बोले ये बहुत मीठे हैं, भगवान आएंगे ना तो हम उनको खिलाएंगे। वो प्रेम देखिए, उस प्रेम में वह विभूत है कि जूठा भगवान खाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार राम तेरा जूठा बैर खाएंगे, लेकिन उनका प्रेम देखिए, उनका प्रेम था कि अरे ये तो बहुत मीठा है, ये मैं कैसे खा सकती हूँ, ये तो सिर्फ भगवान खाएंगे। और जो खट्टा और तीखा होता था, माता सेवरी उस बैर को खाई। आज उसी माता सेवरी के एक वंशज को राम राज्य की स्थापना करने वाले, राम राज्य की कल्पना करने वाले देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी ने जब उसको चुना है, तो वो राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया गया है, जहां राम जी ने सेवरी के हाथ का जूठा बैर खा करके उनको सम्मानित किया था, जहां राम जी ने जटायु की कटे हुए पंख की वजह से मूर्छित पड़े, नीचे अपनी अंतिम सांस गिर रहे जटायु जी को अपने गोद में बैठा करके और बात कहा था कि जटायु की धुरी जटानन सिधारी। उस महा तपस्वी के उस परिकल्पना, एक तरफ मंदिर प्रशस्त हो रहा है और उनके पवित्र जन्मभूमि पर, और एक तरफ उनके एक उस अनन्य भक्तिका का मंदिर में प्रवेश हो रहा है, जिसको हम सब अछूत कहा करते थे, हम सब उनको वनवासी कहा करते थे, संथाल कहा करते थे, जंगल में रहने वाले जंगली कहा करते थे। खैर, अरविंद केजरीवाल को यह सलाह के साथ कि अरविंद केजरीवाल, सिंगापुर तो वैसे भी निगम का काम है, लेकिन अगर तुम ललायत हो निगम का काम करने के लिए तो अपने भाषण को यूट्यूब पर डाल दो, हम भी सुन लेंगे, हमारा भी सिंगापुर जाने का खर्चा बच जाएगा। अब आते हैं मुर्मू जी के बात पर थोड़ी देर के लिए। मित्रों, मुर्मू जी का राष्ट्रपति चुनना सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने एक महिला को चुना, एक आदिवासी को चुना, एक संथाल को चुना, एक जंगल में रहने वाले नायिका को चुना। असल में क्या है कि आज टीवी पर जो मुर्मू जी की कहानी बता रहा था वो ये था कि मुर्मू जी उस गांव से निकल करके स्नातक तक की पढ़ाई की, जहां पढ़ना ही माना जाता था कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। 7वीं कक्षा के बाद मुर्मू भुवनेश्वर आई, उड़ीसा की राजधानी में। उसके बाद मुंबई के रामाबाई कॉलेज से स्नातक है, अपने स्कूल में शिक्षिका बनी। नगर निगम के चुनाव में
नगर सेवक के से लेकर के और लोकसभा तक की चुनाव जीती, केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य की राज्यपाल तक रही और वापस उन सब से विदा लेने के बाद अपने गांव के स्कूल में झाड़ू लगाने के काम में खुद को रमा दी और लोगों को पढ़ाने में लगा दी। मतलब यह एक बार आदमी प्रधान का चाचा बन जाता है तो उसको पूरे जीवन कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू साहब नगर सेवक से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक के सफर के बाद भी उन्होंने इतना धन अर्जित नहीं किया कि आजीवन आराम से खा सकती थी। उन्होंने कहा कि जो जीवन एक बार मिला है 84 लाख योजन में भ्रमण करके उसको अपने लोगों की सेवा में, उनको समझाने में, उनको साक्षर करने में खपाया जाए और वापस उसी अपना कर्मयोगी के रूप में अपना कर्म करने लगी थी। ऐसी कर्मयोगी को कैबिनेट मंत्री में रहते हुए ना कोई दाग लगा, ना कोई बदनामी हुई, ना ही कोई घोटाले का इल्जाम लगा पाया। साबित होने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि किसी ने लगाया नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई बेईमानी की ही नहीं। इतनी पाक साफ महिला को राष्ट्रपति बना करके मोदी जी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और दुनिया के मंचों पर अब जब मोदी जी बैठेंगे तो वो कह सकते हैं कि माई सेल्फ नरेंद्र मोदी एंड आई अपॉइंटेड ए ट्राइबल वुमेन इन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो चौड़े से कह सकते हैं कि आई हैव गॉट क्रेडिट। लेकिन मुर्मू जी का जीतना और यशवंत जी का हारना, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए, आदिवासी संथाल महिला को हमने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया, ये बहुत लोकतंत्र के लिए आदरणीय बात है, इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता। लेकिन मित्रों, क्या हम राष्ट्रपति जैसे सीट पर ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो दलित हो, पिछड़ी हो, महिला हो, आदिवासी हो, जनजातीय हो, मुसलमान हो, मतलब विद्वान ना हो? हम उसकी विद्वता पर चर्चा ना करें? आज समाचार चैनलों पर पता चला कि रामाबाई स्नातक है, उस कठिन परिस्थितियों में जब उसके समाज के लोग स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन ये तो अभी चुनने से पहले तक तो किसी को पता ही नहीं था कि वो स्नातक भी थी, मैं स्वयं भी नहीं जानता था। तो राष्ट्रपति बनने से पहले जो लोगों को बताया गया था कि मैं एक ऐसे राष्ट्रपति की चुनाव करने के लिए आपके सामने कैंडिडेट भेजा हूं जो संथाल है, आदिवासी है, जनजातीय है, जंगली है, तो क्या हमारे भारत जैसे 135-36 करोड़ के बड़े मतलब डाइवर्सिटी वाला देश, बहुभाषीय देश, बहुरंगी देश, बहु ऋतु देश, ऐसे देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के लिए योग्यता यही होना चाहिए कि हमने मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने सिख को राष्ट्रपति बनाया, हमने लाला को राष्ट्रपति बनाया, हमने मद्रासी को राष्ट्रपति बनाया। क्या यही एक योगदान होना चाहिए, यही एक डिग्री होना चाहिए? इन सब खुशियों के बीच इस विषय पर भी विचार जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है एक चैनल पर बैठा था, मैच जीते जा रहा है, तो मैंने बोला कि मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन वो जो बेंच पर बैठा हुआ है आदमी बेंच से रिटायर कर जाता है, उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप सुनते होंगे ना कि भारत ने अपने एकादश की घोषणा कर दी, 2 लोग बाहर। वो 2 लोग ये थे जो पिछले मैच में खेले ही नहीं थे। तो मैंने एक बार प्रश्न कर दिया था चैनल के डिबेट में कि भाई चयन समिति को ये कैसे पता चला कि वो लोग खेलने लायक नहीं है? वो लोगों को तो बेंच पर बैठा था क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, 14वां खिलाड़ी में से थे, तो 13वां 14 खिलाड़ी को आपने इन क्यों किया और आउट क्यों किया? इस पर विचार होना चाहिए। उसी तरह से मैं हमेशा से ऐसे मुद्दों पर उठाता हूँ। तो हमारे साथ बिशन सिंह बेदी थे, बोला यार आपका बात बीसीसी नहीं सुनेगी क्योंकि बीसीसी यही खेल करती है, जिसको मर्जी करता है ले लेती है, जिसको मर्जी का छोड़ देती है। अभी बेंगलोर का जमाना है, 7-7 खिलाड़ी बेंगलोर से खेल रहे हैं। कभी दिल्ली का जमाना होता था तो 5-5, 6-6 खिलाड़ी दिल्ली से खेलते थे। मतलब कभी भी भारतीय टीम, पूरा भारतवर्ष की टीम हुई ही नहीं। जहाँ का अध्यक्ष हुआ, जहाँ का चयन समिति वाले लोग हुए, वहीं के लोग खेलते थे। हमने बोला हम सामाजिक लोग हैं और हम किसी भी विषय को छेड़ने से, छूने से घबराते कतराते नहीं हैं। आज मेरा विषय यही है कि हम इस उत्साह में, इस उमंग में, इस खुशी में कि हमने एक आदिवासी को चुना, बहुत बढ़िया बात है। लोकतंत्र में उस महिला को हम वहां तक पहुंचाई, बड़े आदर का विषय है। लेकिन ये कहते हुए कि जी मैंने एक आदिवासी को पहुंचाया, क्या देश दुनिया में ये मैसेज नहीं जा रहा है कि हम योग्यता को स्थान नहीं देते, हम आरक्षण को स्थान देते हैं?
हम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए चुनाव करते हैं संवैधानिक सीटों पर। यशवंत सिन्हा के बिगड़े बोल हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूं, मानता हूं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के जेहन में ये बात नहीं आया कि यशवंत सिन्हा साहब की योग्यता और मुर्मू जी की योग्यता में कोई तुलना नहीं। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके अपने आप को साबित करके 1962 में IAS बने थे। बिहार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के वित्त और विदेश मंत्री तक की सफलतापूर्वक कार्य किया था और दुनिया भर के मंचों में कई जगह भाषण देने के लिए आदर्शित आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है जो वकील भी है, लेकिन कहा जाता है कि वो वकील नहीं है, वो जाट है। उपराष्ट्रपति जाट है, राष्ट्रपति आदिवासी है, प्रधानमंत्री पिछड़ा है। इस तरह की बात कब तक रहेगी? और क्या ये सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्र पर एक कलंक नहीं है, राष्ट्र पर एक धब्बा नहीं है? मतलब हम भारत के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपका पढ़ा लिखा होना है, आपका विद्वान होना है, आपका ज्ञान होना कोई मायने नहीं रखता जब तक आप वोट बैंक नहीं है, आपका सम्मान नहीं है। ये एक विषय जरूर है जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। और हम सब लोगों को अपने नेताओं को बताना पड़ेगा कि मैं बड़ा संतुष्ट हूं कि एक आदिवासी महिला लोकतंत्र के माध्यम से सर्वोच्च सीट को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खुशी होता अगर उसके चुनाव का अधिकार योग्यता भी होता, सिर्फ संथान होना नहीं होता। तो ये बताना पड़ेगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बना, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश होता जब देश को बताया जाता कि हमने एक परमाणु वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाया हुआ है, जिसके बनाए हुए हथियार से देश दुनिया में थर्राहट होती है। भारत का सम्मान जो देश के दुश्मन करते हैं वो इस वजह से कि हमारे पास अब्दुल कलाम आजाद था, जिन्होंने एक से एक घातक हथियार और मिसाइल बनाया हुआ है। हम एक मिसाइल मैन को चुने, वो एक योग्यता होती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं थे, वो लोगों के लिए मुसलमान थे। मुझे बड़ी खुशी होती जब लोग कहते कि हमने एक विदेश सेवा के, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और एक शानदार शख्सियत को राष्ट्रपति चुना है। उनके जगह ये बताया गया कि पहली बार हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। मैं बात KR नारायणन की कर रहा हूँ, क्योंकि KR नारायणन के टाइम में कांग्रेस ने कहा था कि हम दलित को राष्ट्रपति बना रहे हैं। मतलब KR नारायणन इतने ज्यादा प्रतिभावान आदमी थे, इतनी ज्यादा डिग्रियां उनके पास है कि वो सब भूल करके उनका दलित ही सबसे ऊपर हो गया। मतलब स्थिति ये है कि आप सर से पांव तक मसाज करिए और अगर आपका नाखून कहीं लग गया और खून निकल गया तो सिर्फ वही दिखेगा, आपका मसाज नहीं दिखेगा। मतलब आपकी सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी अगर आप वोट बैंक नहीं है तो। इन सब चीजों पर युवा पीढ़ी को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जातीय बंधन और वोट बैंक युवाओं के नजर में टूट रहा है और ये पूर्णतः टूट जाएगा तभी हमारे देश का विकास होगा। और तब जाकर के आगे कहा जाएगा कि हमने एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनाया है जो अत्यंत ही विषम परिस्थिति में, जिसके घर में खाने के दाने नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ से 300 किलोमीटर दूर उच्च शिक्षा के लिए भुवनेश्वर आई और भुवनेश्वर से रामाबाई कॉलेज तक गई। वो जा करके हमारा सीना चौड़ा करने वाला होगा, ना कि ये कि हमने एक संथाल महिला को जिताया। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने को बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र मोदी को इतने उपकार के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। और उन तमाम मतदाताओं को जिन्होंने यशवंत सिन्हा और मुर्मू जी दोनों को वोट दे करके लोकतंत्र में पुनीत कार्य किया है, वो सबको बधाई की पात्र है। वो सबको बहुत बधाई के साथ भारत के लोकतंत्र की जय हो, भारत माता की जय हो।